अस्सलाम वालेकुम भाइयों, वेलकम है भाई मेरे क्लास में। और पिछले क्लास में हम बात कर चुके हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस पर। अच्छा, वो जो पिछला मॉडल था वो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन पर बेस करता था, जो आपके मैक्स प्लैंक भाई साहब ने दी थी, ठीक है ना। हाँ, ये जो आज वाला अपनी थ्योरी है दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अच्छा, ये एटॉमिक मॉडल नहीं है, ठीक है, जानते हो तुम लोग। इसी पर बेस करता है एक एटॉमिक मॉडल है दैट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं। ये थ्योरी जो है बोहर के मॉडल की बेसिस है, ठीक है, क्योंकि बोहर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया वो इस थ्योरी को बुनियाद बना करके उसने किया था, ठीक है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट था जिसने ये थ्योरी दी थी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन मैंने बताया था वो मैक्सवेल ने दी थी, ठीक है, वो मैक्सवेल था, ठीक है। उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन दी थी, ये जिसे क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन भी बोलते हैं। और जो मैक्स प्लैंक है, मैक्स प्लैंक, नाम लिख देता हूं, मैक्स प्लैंक, इसी के नाम पर ये थ्योरी है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। और ये मॉडर्न थ्योरी है, एक्सेप्टेड है। इसने 1900 में ये थ्योरी पेश की, 1900 में। अच्छा, जो कंटिन्यूअस थ्योरी थी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी, मैक्सवेल की कंटिन्यूअस थ्योरी ऑफ रेडिएशन थी, उसके मुताबिक जो वेव है कोई भी, वो जो है कंटिन्यूअस मैनर में ट्रेवल करती है। क्लासिकल थ्योरी जो थी उसके मुताबिक वेव जो है कंटिन्यूअस मैनर में ट्रेवल करती है। मानो ये वेव है, ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, और ये रुकने का नाम ही नहीं रही, ठीक है। तो ये है दैट इज बेसिकली अ कंटिन्यूअस मैनर ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ वेव, ठीक है। जबकि जो मैक्स प्लैंक है, इनका कहना है कि नहीं, वेव ऐसे ट्रेवल नहीं करती, ठीक है, वेव ऐसे ट्रेवल नहीं करती। वेव जो है डिसकंटिन्यूअस मैनर में ट्रेवल करती है, छोटे छोटे पैकेट्स की सूरत में ट्रेवल करती है, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स की सूरत में ट्रेवल करती है। और हर पैकेट को हम क्वांटा बोलते हैं, हर पैकेट को हम क्वांटा बोलते हैं। क्वांटा क्यों बोलते हैं ये भी बता देता हूं अभी। लाइट के केस में वेव जो है काफी तरह की होती हैं, जैसे साउंड वेव्स हैं, ठीक है, जिस तरीके से आपकी वाटर वेव्स हैं, जिस तरीके से आपकी हीट वेव्स हैं जो थर्मल एनर्जी को लेकर के चलती हैं, ठीक है। तो जितनी भी वेव्स हैं वो ऐसे डिसकंटिन्यूअस मैनर में छोटे छोटे पैकेट्स की सूरत में ट्रेवल करती हैं, जिनको हम क्वांटा बोलते हैं, ठीक है। अगर लाइट वेव की बात की जाए, लाइट वेव की, तो लाइट का जो क्वांटा होता है उसको फोटोन बोलते हैं, लाइट के क्वांटा को फोटोन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों, इनको पार्टिकल्स को क्वांटा का नाम क्यों दिया गया? ये जो क्वांटा का वर्ड है ये बेसिकली क्वांटाइज्ड से आया है, क्वांटाइज्ड, ठीक है। तो मैक्स प्लैंक के मुताबिक जो वेव है, वेव डज नॉट ट्रेवल इन अ कंटिन्यूअस मैनर, इन अ कंटिन्यूअस मैनर। वेव जो है कंटिन्यूअस मैनर में ट्रेवल नहीं करती, ठीक है। वेव कैसे ट्रेवल करती है? वेव ट्रेवल इन discontinuous manner, in discontinuous manner, in the form of discrete packets of energy called quanta। वेव जो है एनर्जी ट्रांसफर करती है, और एनर्जी जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स की सूरत में ट्रांसफर होती है, जिनको हम क्वांटा बोलते हैं, क्वांटा, ठीक है। और लाइट के केस में लाइट क्वांटा, जो लाइट के क्वांटा है, आर नोन एज फोटोन, इनको फोटोन बोलते हैं। इन पैकेट्स को क्वांटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो क्वांटा है, क्वांटा या ये जो वेव पैकेट्स हैं, इनके साथ दे हैव a fixed amount of energy, a fixed amount of energy associated with them, जिसका मतलब ये कि एनर्जी ऑफ ए वेव पैकेट, एक वेव पैकेट की जो एनर्जी है इज क्वांटाइज्ड, यानी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। अच्छा, और ये जो एनर्जी है ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उन फैक्टर्स की हम बात कर लेंगे अभी, ठीक है ना। तो ये थी मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी की मोटी बातें,
कि जो भी वेव है वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में ट्रेवल करती है, छोटे छोटे पैकेट्स की सूरत में चलती है, जिन्हें हम क्वांटा बोलते हैं। लाइट के केस में क्वांटा को फोटोन बोला जाता है। हर वेव पैकेट के साथ एक फिक्स्ड एनर्जी एसोसिएटेड होती है जो कि क्वांटाइज्ड होती है, इसलिए इस वेव पैकेट को हम क्वांटा भी बोलते हैं। इसलिए इस वेव पैकेट को हम क्वांटा भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप इर्द गिर्द देखो कि जब आप बल्ब ऑफ करते हो, ठीक है, तो लाइट आना बंद हो जाती है। बल्ब ऑफ करने से मुराद कि आपने क्वांटा की सप्लाई काट दी। कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि आप बल्ब ऑफ किया तो देखा कि भाई वेव लटकी हुई है, नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये इस बात का सबूत है कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स की सूरत में ट्रेवल करती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स या फोटोन्स की सूरत में ट्रेवल करती है। ये मॉडर्न थ्योरी है, एक्सेप्टेड भी है, ठीक है ना। हाँ, तो ये थी नेक्स्ट लाइन की क्वांटम थ्योरी की मोटी बातें। अब एनर्जी जो है किसी भी क्वांटा की, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर आपको किसी भी वेव को डिफाइन करना है तो आप किसी भी वेव को उसके 4 पैरामीटर्स से डिफाइन कर सकते हो। एक उसकी एनर्जी से, ठीक है, एनर्जी के बारे में आप कुछ ना कुछ जानते होगे, एनर्जी किसे बोलते हैं। दूसरा उसकी वेवलेंथ से, जानते होगे वेवलेंथ क्या होती है, नहीं जानते तो मैं बता दूंगा अभी। तीसरा उसकी फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी को केमिस्ट्री में न्यू से जाहिर करते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा से। और चौथी एक चीज जो आपके लिए शायद नहीं हो, दैट इज वेव नंबर। वेव नंबर को ऐसे न्यू बार से जाहिर करते हैं, ठीक है ना। किसी भी वेव को डिफाइन करने के लिए 4 पैरामीटर्स हैं, और ये जो पहला पैरामीटर है एनर्जी, ये जो है ये इन 3 पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर पर। क्या रिलेशन है एनर्जी का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के साथ? वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, इस पर अभी बातें हमें करनी है। आ जाओ बातें करते हैं। यहां से इसको कहीं से मिटा दिया जाए, चलो यहां से इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। आ जाओ जी। देखो, जो एनर्जी है आपकी वेव पैकेट की या क्वांटा की, वो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को ऐसे न्यू से जाहिर करते हैं, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे टेढ़ा सा वी बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी अगर किसी वेव की ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, उसकी क्वांटा की एनर्जी भी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली नंबर ऑफ वेव्स passing through a point per second, ठीक है। एक सेकंड में एक पॉइंट से जितनी वेव्स पास करें दैट विल बी कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। या फ्रीक्वेंसी को ऐसे भी जाहिर कर देते हैं कि साइकिल्स पर सेकंड या वाइब्रेशंस पर सेकंड, साइकिल्स या वाइब्रेशंस पर सेकंड। एक वेव जो है वो एक साइकिल को रिप्रेजेंट करती है, ये एक वेव है, ये एक साइकिल को रिप्रेजेंट करती है, और यही एक वाइब्रेशन को भी रिप्रेजेंट करती है। तो एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस हुई, जितने साइकिल्स हुए, वो कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स भी यही है, साइकिल्स पर सेकंड, ठीक है। यूनिट है इसका पर सेकंड, ठीक है। और पर सेकंड को हर्ट्ज भी लिखते हैं, 1 पर सेकंड इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है ये साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पर जो है ये हमने फ्रीक्वेंसी का यूनिट लिख रखा है, ठीक है ना। अच्छा, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी किसी वेव की, उतनी ज्यादा उसकी क्वांटा की एनर्जी होगी। तो यहां पर देखो प्रोपोर्शनैलिटी है, अगर फ्रीक्वेंसी को डबल किया जाए तो एनर्जी भी डबल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी को हाफ किया जाए तो एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। यानी जिस तरह से आप फ्रीक्वेंसी के साथ खेलोगे, एनर्जी पर भी वैसा वैसा असर पड़ता जाएगा, ठीक है। यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगाएंगे, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट और ये साथ फ्रीक्वेंसी। ये जो कांस्टेंट है दैट इज h, E इज इक्वल टू h न्यू। ये जो h है, h इज प्लांक्स कांस्टेंट, h इज प्लांक्स कांस्टेंट, और इसका जो वैल्यू होता है, h का जो वैल्यू होता है वो 6.626 क्रॉस 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है, ठीक है। ये इसका फिक्स्ड वैल्यू है, 6.626 लिख लो या 6.63 लिख लो, दोनों में चल जाता है। अच्छा, इस इक्वेशन को देखो, E इज इक्वल टू एच न्यू है ना। अच्छा, E इज इक्वल टू एच न्यू है। अच्छा, ये जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी है, इस यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है, उठा करके इधर लाओ, क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो E ओवर न्यू इज इक्वल टू एच।
या आप इसको यूं लिख लो कि h इज इक्वल टू ई ओवर न्यू। ठीक है, तो यहां से देखो प्लांक्स कांस्टेंट की डेफिनेशन आ गई मेरे पास कि इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी टू फ्रीक्वेंसी विच इज कांस्टेंट फॉर एवरी वेव। ये प्लांक्स कांस्टेंट की डेफिनेशन आ गई, नाम इसका मैक्स प्लैंक के नाम पर रखा गया है। समझ आ गई फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड करती है। क्लियर हो गई बात है मेरी, समझ है। अच्छा, अगली बात जो हमें करनी है, देखनी है वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है। आइए जी, वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है। अच्छा, प्लांक्स भाई साहब ने एक बात और की, वो मैं आपके साथ करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब कभी एनर्जी रिलीज होगी या जब कभी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो वो क्वांटा की टर्म में होगी, वो हमेशा क्वांटा की टर्म में होगी। एनर्जी कभी भी कंटिन्यूअस मैनर में ना तो एब्जॉर्ब हो सकती है ना रिलीज हो सकती है। जब भी एब्जॉर्ब या रिलीज होगी वो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा होगी, इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट होगी। तो यहां पर लिख देता हूं कि एनर्जी इज रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड ओनली इन द टर्म ऑफ क्वांटा, ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वांटा, या वेव पैकेट का दूसरा नाम ही क्वांटा है। तो ये मोटी बात, ये भी एक पोस्टुलेट याद रखना है। अच्छा, वेवलेंथ के साथ एनर्जी का रिलेशन देखो तो एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है। एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है। ये रिलेशन कैसे आता है आइए देखते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। ये फिजिक्स में आपने वेव इक्वेशन पढ़ रखी है, ठीक है। अभी हम लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट का वेलोसिटी c होता है 3 क्रॉस 10 पावर 8, ठीक है। तो v की जगह मैंने c लिख दिया। केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और लैम्डा वैसे का वैसा, ठीक है। देखो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, c इक्वल्स न्यू लैम्डा। यहां से अगर लैम्डा का एक्सप्रेशन निकालें तो न्यू को उधर लेकर जाना पड़ेगा। न्यू क्या है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो c ओवर न्यू बराबर आ जाएगा लैम्डा की। क्लियर है बात इतनी। या इसको यूं लिख लो, लैम्डा इज इक्वल टू c ओवर न्यू। समझ आ गई। ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है। यहां से पता क्या चलता है कि c अगर कांस्टेंट है, c को हटा दिया जाए तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। एक ऐसी वेव जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, एक ऐसी वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी वेवलेंथ कम होगी, इनवर्स रिलेशन है। अच्छा, अभी हमने एक चीज डिराइव की, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहां से अगर न्यू का एक्सप्रेशन निकाले, न्यू का एक्सप्रेशन क्या निकलेगा, लैम्डा को उधर ले जाओ, लैम्डा को उधर ले जाओ तो c ओवर लैम्डा इज इक्वल टू न्यू आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन आएगा ना। तो देखो न्यू की जगह c ओवर लैम्डा पुट कर दो, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। h कांस्टेंट है 6.626 क्रॉस 10 पावर माइनस 34 जूल सेकंड, c कांस्टेंट है 3 क्रॉस 10 पावर 8, एच सी दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स को हटाओ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी E ओवर लैम्डा। तो आप देख सकते हो एनर्जी और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, अगर वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है ना। आप इसको यहां से भी देख सकते हो कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगा, वो भी इनवर्स रिलेशन ही होगा। अच्छा, वेवलेंथ आप जानते हो, नहीं जानते तो चलो मैं बता देता हूँ वेवलेंथ क्या होती है। अच्छा, वेवलेंथ की दो डेफिनेशंस आपको मैं बताऊंगा। एक आपकी बुक की जो बहुत जो है फजूल सी डेफिनेशन है, बहुत मैं समझता हूँ फजूल डेफिनेशन है, एक वो, और एक जो अच्छी डेफिनेशन है वो, लेकिन लिखनी आपने बुक वाली है। ये मैं अच्छी डेफिनेशन इसलिए बताता होता हूँ कि आपसे अगर कोई पूछे कि वेवलेंथ की क्या डेफिनेशन है, ठीक है, वर्बल क्वेश्चन हो, ठीक है, ओरल क्वेश्चन, तो उसमें आप एक्यूरेट, कोई उसमें गलती ना निकाल सके। हाँ, ठीक है ना। देखो मानो ये एक वेव है, ये एक वेव है, तो बुक की डेफिनेशन के मुताबिक ये जो ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं क्रेस्ट्स। ये एक क्रेस्ट है, ये एक क्रेस्ट है, और जो नीचे वाले पॉइंट है इनको बोलते हैं ट्रफ। ये ट्रफ है, ये भी ट्रफ है। तो साथ साथ वाले क्रेस्ट के बीच में या साथ साथ वाले ट्रफ के बीच में, एडजेसेंट क्रेस्ट या एडजेसेंट ट्रफ के बीच में जो फासला है इसी का नाम वेवलेंथ है। इसी को लैम्डा से जाहिर करते हैं, इससे लैम्डा से। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट्स और ट्रफ, ये देखना भाई और का लफ्ज है,
यहां पर अक्सर लोग एंड लिख देते हैं, तो एंड लिखने से पता है क्या मतलब बनेगा कि ये एक वेव है, अगर यहां पर एंड लिख दो, एंड का मतलब ये बनेगा कि साथ साथ वाले क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में इतना डिस्टेंस, तो ये तो λ/2 होता है, समझ आइए। तो ये और का लफ्ज यूज करना है, यहां पर बच्चे एंड लिख करके अपना नंबर कटवाते हैं। क्रेस्ट और ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, जो बारीकियां मैं आपको बता रहा हूं उन पर ध्यान रखना है कि गलती करके नंबर नहीं कटवाना। हाँ अच्छा, और जो अच्छी वाली डेफिनेशन, मयारी डेफिनेशन है, ये तो आपने लिखनी यही है, पेपर में यही लिखनी है। एक अच्छी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं वेवलेंथ की, वो ये है कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर पॉइंट्स ऑन अ वेव। देखो इस डेफिनेशन को इस डेफिनेशन से निकाला जा सकता है, कैसे? दो सिमिलर पॉइंट्स के बीच में, दो क्रस्ट के बीच में, दो सिमिलर पॉइंट्स के बीच में, यानी दो ट्रफ के बीच में। अच्छा देखो, यहां से लेकर यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये लैम्डा है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये लैम्डा है। अगर आप देखो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये भी तो लैम्डा बनेगा ना, जितना डिस्टेंस ये है जितना ये है उतना ही तो ये है, इतना ही ये है ना भैया, तो ये भी लैम्डा है। तो इसीलिए ये डेफिनेशन लिखवाई कि इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर पॉइंट्स ऑन अ वेव, ठीक है। ये देखो ना ये क्रस्ट है ना ट्रफ है, लेकिन डिस्टेंस ये क्या है, फिर भी लैम्डा है। क्यों? क्योंकि ये दो सिमिलर पॉइंट्स के बीच में है, वेव के दो सिमिलर पॉइंट्स के बीच में है। समझ आ गई बात भैया? हाँ क्लियर हो गया वेवलेंथ का रिलेशन? ओह ओके, ओके हो गया भैया, ओके समझ आ गया? ओके हो गया। चलो जी, अब हमें देखना है वेव नंबर के साथ रिलेशन। आ जाओ जी, वेव नंबर क्या होता है, पहले इस बात को समझा जाए। डेफिनेशन नोट कर लेना भाई। अच्छा, वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ के कुछ यूनिट्स भी हैं, वो भी मैं करवा देता हूं। वेवलेंथ जो है जनरली आप जानते हो लेंथ है, इसके यूनिट भी लेंथ के ही होते हैं, और लेंथ का जो आपका एसआई यूनिट है वो क्या होता है, वो मीटर होता है, वो मीटर होता है। लेकिन वेवलेंथ जो है किसी भी वेव की, वो मीटर में मेजर नहीं की जाती। क्यों? कि वेव की वेवलेंथ जो है वो काफी छोटी होती है, वेव की वेवलेंथ काफी छोटी होती है, तो उसके लिए छोटे यूनिट जनरली यूज किए जाते हैं। उन छोटे यूनिट्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। उनमें एक यूनिट है एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम। ये बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। पिकोमीटर या पाइकोमीटर -12 मीटर, नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। तो जनरली ये 3 यूनिट इनमें से कोई जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम यूज किया जाता है, ठीक है। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन समझा दिया। अब बारी है वेव नंबर। वेव नंबर क्या है? देखो मान लो यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ठीक है। इस 1 मीटर के फासले में जितनी वेव्स आएंगी वो कहलाएगा इसका वेव नंबर। मानो ये देखो, ये देखते जाओ, ये देखो, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, ये एक वेव है। कितनी हो गई? एक वेव। यहां तक दूसरी वेव, यहां तक तीसरी वेव, यहां तक चौथी वेव, यहां तक पांचवी वेव, यहां तक छठी वेव। तो ये जो इसका वेव नंबर निकल कर आएगा ये 6 आएगा, 6 पर मीटर इनवर्स। इसका मतलब ये कि 1 मीटर लेंथ में कितनी वेव्स हैं? 6 वेव्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से सेंटीमीटर के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लो यहां से लेकर यहां तक 1 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक 1 सेंटीमीटर है, फर्ज कर लो। तो ये देखो यहां से लेकर यहां तक 1 वेव, यहां तक दूसरी वेव, यहां तक तीसरी वेव, तो 3 वेव हो गई, ठीक है। तो ये जो वेव नंबर आया ये 3, और फर्ज क्या किया था, ये कितना है? 1 सेंटीमीटर, तो 3 पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स हैं? 3 वेव्स हैं। समझ आ गई बात की? ये है वेव नंबर। तो वेव नंबर को मैं डिफाइन कर देता हूं इधर से कि वेव नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, अच्छा, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी में फर्क देखना। वेव नंबर है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, और फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड। बच्चे क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी से लिखते हैं तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट लेंथ यूं लिख देते हैं। तो डेफिनेशन का सत्यानाश, गई डेफिनेशन। तो इन दोनों में वाज़ेह फर्क आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है। वाज़ेह फर्क जो है आपको लिखना है। अच्छा, यहां से देखो कि इसके जो यूनिट है वो लेंथ के इनवर्स हैं,
यानी वेवलेंथ के उलट है। तो ये जो वेव नंबर है, वेव नंबर ये बेसिकली रेसिप्रोकल होता है आपके वेवलेंथ का। ठीक है, वेव नंबर जो है ये रेसिप्रोकल होता है आपके वेव नंबर का। ये यूं बोल लो कि वेव नंबर जो है वो रेसिप्रोकल होता है आपके वेवलेंथ का। ठीक है ना, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है वेव नंबर, समझ आई है। अच्छा, तो ये रिलेशन एक अपने पास है कि न्यू बार इज इक्वल टू 1 ओवर लेमडा। हाँ, अच्छा, तो यहां से जहां पर 1 ओवर लेमडा लिखा है, ये देखो ये इक्वेशन अपने पास है, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। तो यहां से और इक्वेशन बनाई जा सकती है, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा, यूं है ना। तो E इज इक्वल टू एच सी, इसको 1 ओवर लेमडा लिखना। ठीक है ना, तो एच सी उधर मल्टीप्लाई होगा तो एच सी ओवर लेमडा हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू एच सी 1 ओवर लेमडा की जगह न्यू बार। तो ये देखो ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया। तो यहां पर देखो कि E और न्यू बार यानी एनर्जी और वेव नंबर में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, E प्रोपोर्शनल टू न्यू बार, E प्रोपोर्शनल टू न्यू बार। यानी अगर वेव नंबर ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, वेव नंबर कम होगा तो एनर्जी भी कम होगी। वेव नंबर 0 है तो एनर्जी भी 0 हो जाएगी। समझ आ गई बात की। अच्छा, ये जो 3 रिलेशनशिप्स हैं, एक रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी के साथ ये रहा, ये रिलेशनशिप, नंबर दूसरा ये, और नंबर 3 ये वाला। ठीक है, ये 3 रिलेशनशिप्स, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया है और यूज करते हैं साइंटिस्ट से। बोहर ने भी जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की इन्हीं अजम्पशंस को यूज करते हुए दिया। ठीक है, एनर्जी जो है जिस कंटिन्यूअस मैटर में जो है ट्रेवल करती है, एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ क्वांटा की सूरत में एब्जॉर्ब या रिलीज हो सकती है। एंड में जो 3 रिलेशनशिप्स आपके पास है वो क्या है, E प्रोपोर्शनल टू न्यू, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बार। और इक्वेशंस जो है आपके पास जो याद रखने के लिए वो E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, और E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। ठीक है, तो ये 3 रिलेशनशिप्स और ये 3 इक्वेशन ये याद रखनी है, बाकी डेरिवेशन है वो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट इसमें से नहीं आते होते। लॉन्ग क्वेश्चन में जो बारीकियां मैंने बताई हैं उनका ध्यान रखना है, खुसूसी वेव नंबर और वेव लेंथ की डेफिनेशन को मिक्स नहीं करना, वेव नंबर और वेव लेंथ की डेफिनेशन को मिक्स नहीं करना। मैं बार बार कह रहा हूं, यहां पे गलती करते हो, 3 नंबर आ जाएंगे, फायदा नहीं है फिर लॉन्ग लिखने का। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से तैयार करना है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में विद बोहर एटॉमिक मॉडल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।